हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं प्रिंस था, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार विद्या क्लास पे, जहां दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में सीरीज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गांधीवादियों के बारे में, यानी गांधी एरा हमने महात्मा गांधी के द्वारा जो काम किए या उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक की पूरी कहानी दोस्तों आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बराबर से साइड में साथियों बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां तक कोई दिक्कत थी को 1929 का लाहौर अधिवेशन का दोस्त आपको बताता था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसके अंदर इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था। बिल्कुल सबको राम सबको नमस्कार, सबको राजा अमिताभ ज्योति, बिल्कुल विकास बहुत बढ़िया। चलिए साथी, लास्ट क्लास में जो हमने टाइमलाइन कवर करी थी, इस टाइमलाइन के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, उसमें कैसा कि हम लोग चीज कवर कर रहे थे कि हमने बातें कवर कर ली थी 1929 की। तो पहले साथियों 1929 तक की चीजें हम कवर कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने बात करी थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की। तो दोस्तों कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो सर यहाँ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आपको एक बात बता था। अब हम बात करेंगे इसके बाद दोस्तों, और अब यहाँ पे होंगे गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों? तो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन आयोजित होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा और गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनकी कुल संख्या तीन थी। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ये कब कब आयोजित हुए? दोस्तों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये पहला गोलमेज सम्मेलन। और दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था तो ये 1930 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1930 1930 के अंदर ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। और दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये लंदन के अंदर हुआ था। जब ये लंदन के अंदर हुआ था तो इसके अंदर भारतीय भी होंगे और इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लेने का यहाँ पे काम किया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इनकी मैं बात करूं तो इन्हें आप लोग दो नामों से जानते हो। एक तो इन्हें कहा जाता है बाबा साहिब, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इन्हें कहा जाता है तो सर इन्हें बाबा साहिब के नाम से जानते हैं। दूसरा इन्हें कहा जाता है संविधान निर्माता, इन्हें कहा जाता है तो सर इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान के पिता इन्हें कहा जाता है। तो ये बाबा साहिब अम्बेडकर के बारे में आपको याद रखना होगा। इसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, इसके बाद दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 के अंदर हुआ, अगले साल। और 1931 के अंदर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों तो इसके अंदर जो है महात्मा गांधी भाग लेंगे। 1931 में जो लंदन के अंदर हुआ इसके अंदर किसने भाग लिया था? तो सर इसके अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने जब इसके अंदर भाग लिया तो लंदन गए तो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए और जब कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए उस समय एक व्यक्ति था यहाँ लंदन के अंदर जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल था। तो सर यहीं पे इस सभा के अंदर एक व्यक्ति जो लीड कर रहा था जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था और इस विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो वैसे यहाँ पर महात्मा गांधी की बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया और महात्मा गांधी को देखकर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये अर्धनग्न फकीर जो है ये क्या भारत देश को आजाद कराएगा, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और यहीं से ही महात्मा गांधी का नाम पड़ गया अर्धनग्न फकीर। प्रश्न मेरा ये महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कैसे कहा गया? तो सर इन्हें कहा गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन के अंदर आयोजित हुआ था। याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और साथियों तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ होगा? तो सर ये 1932 के अंदर लंदन के अंदर हुआ, 1932 में ये भी आपका लंदन में हुआ। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद हैं, तीनों के नाम पूछ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नोट डाल के बात लिखेंगे आप लोग। तो बात ये होगी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जिस व्यक्ति ने भाग लिया था उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे वो? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये बेसिक बातें इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में दोस्तों आप लोगों को याद यहाँ पे रखनी होगी। अब 1932 की कहानी हम कवर कर चुके हैं और साथियों अब यहीं पे ये बात और हम पढ़ेंगे कि सर एक तो भगत सिंह के बारे में बात करनी होगी कि जब सर लाहौर षड्यंत्र केस चलते, साथी लाहौर षड्यंत्र केस चलते। और दूसरा आप याद रखेंगे सेंट्रल असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड। और सेंट्रल असेंबली बम कांड के कारण जो है भगत सिंह और उनके साथी, भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च, ये दिन याद रखेंगे आप लोगों को, 23 मार्च को फांसी दे दी जाती है। और दोस्तों भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी यहाँ पर 23 मार्च को दी गई। तो एक प्रश्न आपसे यूं पूछा जाता है 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सर 23 मार्च को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शहीदी दिवस कितनी तारीख को होता है? तो सर वो होता है 23 मार्च को। एक होता है शहीदी दिवस, दोस्तों एक होता है शहीदी दिवस, दोनों में फर्क होता है। एक शहीदी है, एक शहीदी दिवस है। और शहीदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन को बोली थी, उसे हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि साथियों शहीदी दिवस होता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो उसे हमने शहीदी दिवस के रूप में मनाने का काम किया। तो इनके साथियों की बात आएगी तो साथियों के नाम भी आपको बताना चाहिए। तो एक का नाम था क्या? राजगुरु और दूसरे साथी का नाम था वो था सुखदेव। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी। और इनका कारण क्या था? तो एक तो था लाहौर षड्यंत्र केस, दूसरा सेंट्रल असेंबली बम कांड। तो 23 मार्च को निकाली जाती है फांसी यहाँ पर दी जाती है। ये बात बेसिक आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब यहाँ से अब शुरू करेंगे गांधी या गांधीवादी को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म से लेकर उन्होंने जो अपने आंदोलन किए उनके बारे में समझेंगे और दोस्तों हेड गांधी या ये साथियों हम बात करेंगे गांधीवादियों के बारे में। गांधीवादियों की बात करें यहाँ पे जिस शख्स के बारे में हमें सारी चीजों को करना है वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने जो काम किए उन सारे कामों को हमें यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना होगा? हम यहाँ पे जो कहानी करेंगे वो महात्मा गांधी के बारे में करेंगे। महात्मा गांधी के जन्म की जब बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो सर इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो इस 2 अक्टूबर को हम लोग एक दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 अक्टूबर को दिवस होता है इसे बोलते हैं विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे कहा जाएगा। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जब बात करूं साथियों याद रखेंगे इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था वो क्या था? तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और करमचंद जो है ये बीकानेर ये एक दीवान हुआ करते थे। तो इनके पिता जो है वो बीकानेर के दीवान थे और करमचंद गांधी जो है इनको ये नाम से जाना गया, इनका दूसरा नाम पप्पा गांधी हुआ करता था। तो करमचंद गांधी को किस नाम से जाना गया? पप्पा गांधी के नाम से जाना गया। इनकी माता की जब बात करूं तो इनकी माता का नाम था वो था पुतलीबाई। तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। अगर बात करें महात्मा गांधी के पूरे नाम की या महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था, रियल नेम जो था इनका, तो साथियों महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो सर मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है दोस्तों इनका पूरा नाम हुआ करता था। अगर बात करें महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, इनकी इनिशियल एजुकेशन जो थी, शुरुआती पढ़ाई जो थी, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकोट गुजरात से हुई थी, कहां से हुई थी? राजकोट से हुई थी। लेकिन अगर बात करें इनकी बैरिस्टर की पढ़ाई के बारे में, बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई जो है इनकी, तो साथियों इनकी बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई जो है वो कहां से होती है? तो सर वो लंदन से होती है। प्रश्न बनता है भाई महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? तो सर इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से की, लेकिन इनकी शुरुआती शिक्षा कहां से हुई थी? तो सर वो राजकोट गुजरात से हुई थी। बात करें महात्मा गांधी के बारे में, याद रखेंगे महात्मा गांधी जो है इनकी शादी या इनका विवाह जो है वो किससे हुआ था? तो महात्मा गांधी का विवाह हुआ था वो हुआ था कस्तूरबा गांधी से। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी हुआ करता था। और शादी के बाद इनके 4 बेटे भी हुए। तो इनके बेटों की संख्या कितनी थी? सर वो 4 थी। 4 बेटों की बात करूं तो एक का नाम था मणिलाल, दूसरा हीरालाल, तीसरा रामदास और चौथे बेटे का नाम था देवदास। तो महात्मा गांधी के ये 4 बेटे हुआ करते थे, मणिलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। लेकिन स्ट्रेटेजी में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे महात्मा गांधी के 5वें बेटे की संख्या दी गई या महात्मा गांधी का 5वां बेटा? तो यहीं पे लिखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी का 5वां पुत्र। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे, इनका नाम था जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज
जो है वो महात्मा गांधी का थे, पांचवें पुत्र दोस्तों माने जाते हैं। महात्मा गांधी की दोस्तों बात ये भी याद रखना होगा कि महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में कौन से प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों, सिद्धांत को अपनाया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में दो चीजों को अपनाया था, पहला था ट्रुथ यानी सत्य, और दूसरा था अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी ने दो चीजों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत दी थी, एक तो सत्य यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, और दूसरा था अहिंसा यानी किसी के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों प्रश्न में ये इन्होंने ये अहिंसा का सिद्धांत जो है वो किस धर्म से अपनाया था, कह सकते हो इन्होंने जैन धर्म से, कहां से, जैन धर्म से इन्होंने जो है अहिंसा का सिद्धांत अपनाने का काम किया। तो ये बेसिक बात है दोस्तों, आपको इनके बारे में याद यहाँ पे रखनी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा कुछ किताबों की रचना भी की जाती है, और दोस्तों इनकी बुक्स या इनकी पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे। पुस्तकों में सबसे पहले इनकी जीवनी की बात करेंगे, या हम बात करेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी की कहानी को लिखी थी, और इस कहानी का नाम था वो था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या दोस्तों इसे आप लोग बोलते हो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे कहेंगे तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग है ये किताब जो थी, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी हुआ करती थी। तो कैसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी जिन्होंने खुद लिखी थी अपने लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी की दूसरी किताब, तो इन्होंने बच्चों के बारे में किताब लिखी थी, और दूसरी किताब जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था सुनो विद्यार्थियों। तो बच्चों के लिए किताब इन्होंने लिखी थी, और इस किताब का नाम था सुनो विद्यार्थियों, ये की दूसरी किताब थी। तीसरी उन्होंने किताब लिखी थी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं, और इस किताब का नाम था हिंद स्वराज, कहना दोस्तों हिंद स्वराज। चौथी जो किताब लिखी जाती है वो थी माई लाइफ माई मैरिज, माई लाइफ माई मैरिज, ये किताब भी महात्मा गांधी की थी। अगर बात करें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो पत्रिकाएं थी या इनके द्वारा जो लिखी गई मैगजीन्स थी उनके बारे में दोस्तों बात करेंगे, तो इनकी पत्रिका या अखबार की हम बात करेंगे या न्यूज़पेपर की हम बात करेंगे। तो इनके द्वारा जो है दो पत्रिकाएं या दो अखबार जो जाते हैं, जिसमें एक नाम आता है हरिजन, क्या नाम होता है सर इनके द्वारा, एक तो हरिजन नामक पत्रिका निकाली गई थी, और दूसरा जो था वो था इंडियन ओपिनियन। दूसरा कौन सा अखबार था, तो सर वो इंडियन ओपिनियन था। और इंडियन ओपिनियन इन्होंने जो अखबार निकाला था वो इन्होंने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर निकाला था। कब निकाला था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इन्होंने किस अखबार का संपादन किया, तो सर इन्होंने इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। एक बात है सारी, यहाँ तक की बेसिक बात क्लियर है, एक बात है सारी बिल्कुल सारी सरकार यहाँ तक हमने महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बेसिक बातें कवर करी है। और इसके बाद हम बात करेंगे महात्मा गांधी की जितनी भी टाइटल्स होंगी या जितनी भी उपाधियां होंगी इन उपाधियों पर चर्चा करेंगे। ये बताइए सारी बिल्कुल चीजों को अच्छे से नोट करिए आप लोग, इन्हीं कोई बात बताइए। अब बात करेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, उपाधि होती है टाइटल्स, उपाधियां भी बोल सकते हैं, और इनके अंदर कुछ हमें उपनाम भी पढ़ने में आती है। तो उपाधि और प्रमुख उपनाम महात्मा गांधी के हम करेंगे। तो यहाँ पे टेबल हम बनाएंगे, जिसमें पहले लिखेंगे सीरियल नंबर या क्रम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे उपाधि, और साथ ही यहाँ लिखेंगे देने वाला कि महात्मा गांधी को ये उपाधि जो है किसके द्वारा दी जाती है। तो टेबल दोस्तों यहाँ पे बनानी होगी, और इस टेबल के थ्रू इन चीजों को हमें समझना होगा इसलिए चीजें क्या है और किस तरह से होगी। तो टेबल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी से जो बेटे हुए थे वो 40 थे, लेकिन एक व्यक्ति पांचवां जो जमनालाल बजाज था वो महात्मा गांधी की बहुत ज्यादा सेवा किया करता था। वो हर वक्त महात्मा गांधी के पास रहकर इनकी सारी बातें मानना, इनका ख्याल रखना, इस तरह की सेवाएं सब करता था। तो उसे उनके बेटे की संज्ञा दी गई थी। एक्चुअली में इनकी पत्नी ने जो बच्चों को जन्म दिया उनकी संख्या 40 थी, लेकिन वो उसका पांचवां जो बेटा था वो उपनाम है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है ये महात्मा गांधी का पांचवां बेटा कौन कहलाता है, तो वो जमनालाल बजाज होगा। समझ ली, ओके बहुत बढ़िया बात करिए बताएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे इन टाइटल्स की बात करेंगे, उपाधियों की बात करेंगे, महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि किसके द्वारा दी गई, कब दी गई, कौन समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो इनका सबसे पहला टाइटल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है सार्जेंट। महात्मा गांधी को सबसे पहला नाम कहा गया वो सार्जेंट था, और सार्जेंट का टाइटल था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दिया, किसने दिया, तो सर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1980, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था तो उस दौरान महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा गया। सार्जेंट का होता है सार्जेंट का मतलब तो लेकर, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे केसर ए हिंद, दूसरा टाइटल कौन सा था, तो महात्मा गांधी की दूसरी उपाधि दी जाती है केसर ए हिंद। और केसर ए हिंद की उपाधि भी कब दी गई, तो सर ये भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तीसरी उपाधि के बारे में हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है भिखारियों का राजा। तो महात्मा गांधी को तीसरा टाइटल दिया गया वो था भिखारियों का राजा, और भिखारियों का राजा टाइटल था ये मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें भिखारियों का राजा कहा। चौथा टाइटल जो है इनके बात करें तो याद होगा इसे इन्हें कहा जाता है बापू, और बापू टाइटल था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस की जब बात करूं इनके द्वारा ही कौन सा टाइटल दिया गया, बापू। इसके बाद याद रखेंगे दोस्त महात्मा, आत्माओं में वो आत्मा जो महान है उसे महात्मा बोलेंगे, और महात्मा का जो टाइटल है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। इसके बाद याद रखेंगे अदनला फकीर, अगला टाइटल होगा वो दोस्तों अदनला फकीर। और अदनला फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो सर ये विस्टन चर्चिल ने कहा था, विस्टन चर्चिल। दूसरा इन्हें कहा था देशद्रोही फकीर, महात्मा गांधी को सातवां टाइटल मिला था वो देशद्रोही फकीर का मिला था, और देशद्रोही फकीर भी इन्हें किसने कहा था, तो सर वो विस्टन चर्चिल ने ही कहा था, किसने कहा, तो विस्टन चर्चिल ने ही इन्हें देशद्रोही फकीर कहने का काम किया। इसके बाद इनका अगला टाइटल भी आप याद रखेंगे, और वो है वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। और वन मैन बाउंड्री फोर्स दोस्तों किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इन्हें कहा जाता है। ये बताएंगे यहाँ तक कि 8 के 8 टाइटल ये है। सीधा प्रश्न आएगा महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल किसके द्वारा दिया गया, सार्जेंट कब दिया गया, केसर हिंद कब दिया गया, तो ये 8 के 8 टाइटल आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। बताइए यहाँ तक बातें साथियों। तो 8 टाइटल आपको याद रखने होंगे। उसके बाद कुछ और टाइटल जो है वो भी याद रखेंगे। एक टाइटल होता है राष्ट्रपिता का, और महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद याद रखेंगे आधुनिक युग के आजाद शत्रु, अगला टाइटल आधुनिक युग के आजाद शत्रु, और ये टाइटल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें टाइटल दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है मलंग बाबा, इन्हें कहा जाता है तो मलंग बाबा कहा जाता है, और मलंग बाबा जो है इन्हें काल बेलियो ने कहा था। तो ये सारी जो है टाइटल से काल बेलिया होते हैं, काल बेलिया जो है वो राजस्थान की जाति थी, उन्हीं के द्वारा इन्हें कहा गया मलंग बाबा आ गया। ये महात्मा गांधी के आपको 11 टाइटल याद रखने हैं, 11 उपाधियां याद रखनी होगी, और देने वाले व्यक्ति के नाम भी कैसे आप लोग याद रखेंगे। अब ये तो हमने की बात पड़ी, अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में वो चीजें, वो होगा महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव, याद रखेंगे इनकी लाइफ पर किस चीज का इफेक्ट था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव, जीवन पर प्रभाव की बात आएगी तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे पहला नाम आएगा यहाँ पे जिस शख्स का वो है गोपाल कृष्ण गोखले, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा है गोपाल कृष्ण गोखले का इनके जीवन पर क्या प्रभाव था, तो सर ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, यानी पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें राजनीति से संबंधित चीजें वो सारी उन्होंने सीखी गोपाल कृष्ण गोखले से। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, वैसे याद रखेंगे सब गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा अगर बात करें तो याद रखेंगे अहिंसा, कौन सा सर वो था अहिंसा। दोस्तों अहिंसा की बात करूं तो उन्होंने अहिंसा अपने जीवन में सिद्धांत के रूप में अपनाया था, और अहिंसा जो है उन्होंने लिया था जैन धर्म से लिया था। तीसरा अगर बात करें टोल्स्टॉय, तीसरा नाम जो है उसका टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय अफ्रीका के अंदर एक व्यक्ति थे। तो यहाँ इन्होंने एक बात की थी ईश्वर आपके भीतर है, इसे याद रखिए ईश्वर आपके भीतर है, भीतर अंदर है, ठीक है। इसके बाद चौथा नाम आप याद रखेंगे थोरो, कौन सा नाम है दोस्तों थोरो, और थोरो से इन्होंने किया था, तो सर थोरो से इन्होंने किया था शारीरिक परिश्रम। तो शारीरिक परिश्रम दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखेंगे सर्वथोरो। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है, गोपाल कृष्ण गोखले जिनका राजनीति से संबंधित था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा इन्होंने जन्म से ली। टोल्स्टॉय इससे इन्होंने बात की कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर इंसान है, इंसान है उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इसी के अंदर भगवान रहते हैं। उसका थोरो से इन्होंने क्या कहा, शारीरिक परिश्रम सिखाया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आपको मेहनत करोगे तब तक आपको कामयाबी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये चार लोगों के इफेक्ट इनकी लाइफ पर रहे थे, तो ये साथ आपको याद रखना होगा। अब ये तो हमने जीवन पर प्रभाव था दोस्तों। अब बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी को अब हम लेकर चलेंगे कहां, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कहानी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा यहाँ पे हम बात करनी होगी इसके बारे में, तो यहाँ पे जो अब कहानी हमें करेंगे यहाँ तक बात करी है, बस बताएंगे करेंगे। ये गांधी एरा हुआ होती है महाराष्ट्र में, मालूम है फिर आप एक टॉपिक साथी जिसमें हमें भारत के प्रमुख गवर्नर पढ़ने, और एक लेक्चर में साथी मैं आपको साउथ इंडिया पढ़ाऊंगा, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो बताएंगे आप लोग यहाँ तक चीजें कवर हुई या नहीं।
अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो गए क्यों थे और गए तो इन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यही महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी की बात करता हूं तो दोस्तों याद रखेंगे कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो प्रश्न ये महात्मा गांधी कितने समय तक दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 21 वर्षों तक रहे। तो महात्मा गांधी कितने वर्षों तक रहे थे 21 वर्षों तक वहां पर रहे थे दोस्तों। ये बेसिक बात आपको इसके बारे में याद रखनी होगी। अब महात्मा गांधी की बात करूं कैसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी वकील हुआ करते थे और वकील का काम होता है केस लड़ना और दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जब वो साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका जाते समय इनके सामने कौन-कौन सी समस्याएं आई इन समस्याओं की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी के सामने कौन-कौन सी प्रॉब्लम हुई थी इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला था रंग भेद की नीति। पार्डन सिस्टम या रंग भेद की नीति उसमें हुआ करती थी यानी अफ्रीका के अंदर कैसा गोरे और काले रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या वहां थी। दूसरा समस्या वही महात्मा गांधी के सामने वो ये थी कि भारतीय विवाह पद्धति को दूसरी समस्या थी भारतीय विवाह पद्धति को दक्षिण अफ्रीका में मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो दक्षिण अफ्रीका में मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब हिंदू धर्म के अंदर जो विवाह होता है वो होता है फेरों के आधार पर। आप लोग शादी करने के लिए जाते हो बारात लेकर जाते हो बारात के बाद लोग हैं फेरे लेते हो 4 फेरे लेने के बाद मांग में सिंदूर भरते हो क्या करते हो शादी कर लेते हो बड़े मंगलसूत्र बांधते हो शादी होती है ना। तो लोग 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हो वो तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारी पत्नी आती है। लेकिन ऐसा दक्षिण अफ्रीका के अंदर नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जब शादी होती थी शादी के बाद उनका सर्टिफिकेट बनता था जिसके ऊपर वहां की सरकार जो है वो मोहर लगा देती थी कि हां आज से आधिकारिक रूप से जो है पति पत्नी। आज के लिए चीज आप लोग देखते हो शादी होने के 21 दिन के बाद तुम लोग क्या करते हो अपनी शादी को रजिस्टर कराते हो जिससे आपको मेरिज सर्टिफिकेट मिलता है। भाई उस समय मेरिज सर्टिफिकेट नहीं करते और यही कारण था कि भारत के अंदर जो विवाह हुआ करते थे जो शादियां हुआ करती थी उन शादियों को दक्षिण अफ्रीका के अंदर कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरी बड़ी समस्या के सामने आई थी। और तीसरा अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय प्रिटोरिया के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन की प्रथम श्रेणी से उतार दिया गया। प्रथम श्रेणी से धक्के मारकर उतार दिया गया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बड़ी पूछी थी महात्मा गांधी जब यहां तक यात्रा कर रहे थे तो ये फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी होती है जो हाईएस्ट क्लास बोलते हैं इस श्रेणी के अंदर विस्तार कर रहे थे तो इन्हें प्रिटोरिया के जोहान्सबर्ग नक्शे में महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और दोस्तों की काले हुआ थे इसलिए यहां पर उतार दिया। तो ये तीन समस्या महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने को मिली। और दोस्तों अब बात करेंगे महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ क्या किया और महात्मा गांधी द्वारा कौन सा काम किया गया। याद रखेंगे दोस्तों 1893 के अंदर 1893 के अंदर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तो लोग कहेंगे इस 1893 और 1893 के अंदर क्या हुआ था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और अगले साल महात्मा गांधी ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। और 1893 के अंदर साथियों महात्मा गांधी ने क्या किया तो 1893 के अंदर महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस नाम रखेंगे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। तो यहाँ पे महात्मा गांधी अखबार निकालेंगे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। बात क्लियर है यहाँ तक इंडियन ओपिनियन तक की सारी बात क्लियर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो है अभी तक हम लोग कर रहे हैं और महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। इनके सामने तीन समस्याएं आई। तीन समस्याएं मैंने आपको दोस्तों बताई और इसके बाद 1893 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था कौन सा इंडियन ओपिनियन। बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आगे हम बात करेंगे कि अब 1904 की जब बात करूं 1904 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या किया था डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन्होंने डरबन के अंदर एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। तो वैसे डरबन के अंदर इन्होंने कौन सा आश्रम बनाया था फिनिक्स आश्रम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और साथियों ये फिनिक्स आश्रम जो था ये महात्मा गांधी का पहला आश्रम था। क्या कहेंगे फिनिक्स आश्रम जो है ये महात्मा गांधी का पहला आश्रम था। और दोस्तों इस फिनिक्स आश्रम की जब बात करता हूं याद रखेंगे 1922 में बंद कर दिया गया। इस आश्रम को 1922 के अंदर दोस्तों बंद कर दिया गया। लेकिन जब वर्ष 2002 आया तो वर्ष 2002 में इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। और दोस्तों अब भी आपको डरबन में जाने का मौका मिले तो आप जाके देखना महात्मा गांधी के नाम से फिनिक्स आश्रम जो है ये आज भी चल रहा है। याद रखेंगे फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी का पहला आश्रम 1922 में बंद कर दिया गया और वर्ष 2002 में इसे कर दिया दोबारा खोल दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जो है 1906 के अंदर अपना पहला सत्याग्रह करेंगे। तो महात्मा गांधी ने 1906 में पहला सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष हुआ तो वो 1906 के अंदर हुआ था। और 1906 के अंदर इन्होंने जो है वो पहला सत्याग्रह किया होगा इसका कोई कारण होगा तो सर इनका कारण था विवाह के लिए पंजीकरण की प्रमाण पत्र पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट यानी शादी के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता था या जो सर्टिफिकेट होता था उसका ही विरोध करने के लिए प्रमाण पत्र का विरोध करने के लिए और इसी का विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया यहाँ पर पहला सत्याग्रह किया कब 1906 के अंदर। सत्याग्रह करेंगे महात्मा गांधी को जाहिर सी बात है महात्मा गांधी को समस्या का सामना करना पड़ेगा और यहीं पे महात्मा गांधी को क्या हो जाएगी जेल हो जाएगी। याद रखेंगे सर महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह किया तो महात्मा गांधी को जेल भी देखनी पड़ी। और साथियों 1908 के अंदर कब 1908 के अंदर महात्मा गांधी को यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुई थी जेल हुई थी। याद रखेंगे सर 1908 में महात्मा गांधी को जेल का सामना करना पड़ा। और दोस्तों 1909 की बात करूं तो 1909 के अंदर लंदन से अफ्रीका की यात्रा करते समय लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय तो जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो ये जहाज में जा रहे थे समुद्री जहाज में यात्रा करते समय इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने कौन सी किताब लिखी तो सर इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना करी। तो यही बात आपसे पूछी जाती है कि किस वर्ष हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जाती है। तो ऐसा कि 1909 के अंदर कहां से कहां जा रहे थे सर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते थे इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और जब हम किताबों की बात करें तो यहीं पे बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी इसके बारे में कैसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर बात करें के बारे में तो 1910 के अंदर महात्मा गांधी ने अल्लाह लिया और 1910 के अंदर दोस्तों इन्होंने टोल टॉय फर्म की स्थापना की। याद रखेंगे इन्होंने टोल टॉय फर्म की स्थापना तो महात्मा गांधी ने कौन से फर्म की स्थापना की तो सर इन्होंने टोल टॉय फर्म की स्थापना की। और दोस्तों 1914 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा प्रयास किए गए इसके चलते रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया। कौन सी नीति को तो रंग भेद की नीति समाप्त हुई 1914 में। और दोस्तों उसके बाद महात्मा गांधी भारत आने का प्रोग्राम बनाएंगे। और दोस्तों प्रॉपर डेट आप याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 कौन सी दिन याद रखेंगे ऐसा कि 9 जनवरी 1915 का दिन आप लोग याद रखेंगे। और 9 जनवरी 1915 की दोस्तों मैं बात करूं याद रखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। तो आपको पता लगा महात्मा गांधी भारत आए थे तो 9 जनवरी आए थे। 9 जनवरी मैंने पूरा डिटेल लिखा है तो खास बात है दोस्तों। तो 9 जनवरी जो है इसे भारत के अंदर ऐतिहासिक दिवस मानते हैं। तो जैसे इसे हम लोग एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में मानते हैं। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है सब एनआरआई होता है। और साथियों इसी को हिंदी में आप लोग लिखते हो भारतीय प्रवासी दिवस। तो इसे हिंदी में कहा जाएगा सर इसे भारतीय प्रवासी दिवस कहा जाता है। ये बेसिक बात है याद रखिए 9 जनवरी को एनआरआई या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एनआरआई जो है दोस्तों ये पहले जो है प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता था। याद रखिए पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। तो पहले हर साल मनाया जाता था लेकिन दोस्तों 2015 की जब बात करूं तो 2015 से बीजेपी सरकार ने 2 साल में एक बार मनाने की छूट दी है। एक बार मनाया जाता है तो 2 साल में एक बार मनाया जाता है।
तो कुछ लगता है एनआरआई को हर साल की बजाय 2 साल से बनाने की शुरुआत कब हुई 2015 से, उसके बाद की बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल 2015 के बाद 2 साल में एक बार मैंने ऐसा मैंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल ये पता है बहुत पढ़ते हो, दिन रात लगे रहते हो। अब महात्मा गांधी जो है वो क्या उसके भारत के हैं, भारत की बात दोस्तों अब बात करेंगे महात्मा गांधी ने भारत में जो काम किया उनके बारे में। लेकिन एक बार सारी करेंगे यहाँ की बात की है बिल्कुल एक बार सारी करेंगे जितने भी चीजें हैं कि यहाँ तक की बात करिए बड़ा इंटरेस्टिंग है चीजों को ध्यान से सुनने की तो आप लोगों को ये चीजें आसान लगेगी। वरना दोस्तों ये चीजें हैं बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम में ये वो कहानी है जिसमें काफी पढ़ चुके हैं, बस आप लोग ढंग से चीजों को सुनिए, सुनने के बाद प्रीवियस पेपर लगाइए और यकीन मानना कि एक भी प्रश्न में दोस्तों आप लोगों का गलत नहीं होगा। हिस्ट्री में एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया। क्लियर है बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विकास कुमार कोमल पूनम बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए अब महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत आने के बाद कैसे क्यों यार महात्मा गांधी जो है इनकी मुलाकात लखनऊ अधिवेशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ सर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई और महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई। तो इस राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण के किसानों के बारे में बताया, बिहार के चंपारण के किसानों के बारे में बताया कि किसान जो है किस प्रकार से तीन कटिया पत्ती यानी खेती के कारण जो है प्रताड़ित की जा रही है जिसके बारे में बताने का ऐसा 3 यहाँ पे काम किया गया था। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के भारत में प्रमुख आंदोलन। तो पहले इनके नाम लूंगा और फिर इनके बारे में एक मिनट में चर्चा करेंगे क्योंकि अच्छे खासे लेवल के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी के भारत में आंदोलन, महात्मा गांधी के भारत में आंदोलन। महात्मा गांधी के भारत में जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए उनके साथ ही हमने चर्चा करनी होगी। पहले आंदोलन के नाम लेंगे, इन आंदोलन को फिर एक एक करके दिमाग में सेट करने का दोस्तों काम करूंगा। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी का 1917 1917 के अंदर जो आंदोलन हुआ था इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया था भारत के अंदर? तो 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया और ये कहां हुआ दोस्तों? ये बिहार के अंदर हुआ। कहां हुआ था? तो बिहार के अंदर हुआ। 1917 के बाद दोस्तों 1918 के अंदर महात्मा गांधी ने 2 सत्याग्रह किए थे जिसमें सबसे पहला था खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह हुआ और दोस्तों खेड़ा जो है वो कहां पे है? दोस्तों गुजरात के अंदर। 1918 के अंदर दोस्तों इन्होंने दूसरा किया था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद गुजरात में है और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये भी 1918 के अंदर ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1919 के अंदर क्या हुआ था? सर रोलेट आया था ऐसे रोलेट आया और इसके बाद 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। तो 1920 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ? तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। और दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ और 1920 से लेकर कब तक चला था? 1922 तक। और 5 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो वो हुआ था चोरा चोरी कांड। क्या हुआ था साथी? चोरा चोरी कांड। अच्छा चोरा चोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी गांव में हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का काम किया। तो ये 1922 की घटना थी चोरा चोरी कांड की। इसके बाद महात्मा गांधी का अगला सत्याग्रह था दोस्तों इसे आप लोग जानते हैं तो इसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। अगला महात्मा गांधी का सत्याग्रह कौन सा हुआ? तो सर वो 1930 की बात करें तो वो था दांडी मार्च। दांडी मार्च यात्रा बोलो या फिर दांडी मार्च बोलो क्योंकि मार्च के महीने में हुआ था 5 मार्च की बात है उसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो 1930 में दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया और ऐसा ये नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए किया था। कहानी को समझने की पूरी एक चीज आपको समझाएंगे। तो नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी ने अगला अपना आंदोलन किया था उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों? तो सर इस दांडी मार्च के जस्ट बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। कब? 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई। इसके बाद ऐसा महात्मा गांधी ने 1932 के अंदर जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और इसके बाद ऐसा याद रखेंगे कि महात्मा गांधी की बात आती है तो इनके द्वारा 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। तो 1940 के अंदर महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? तो सर आचार्य विनोबा भावे के साथ मिलकर किया था। आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में तो अगला पॉइंट आप याद रखेंगे 1942 1942 और 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। और कैसा? इसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। तो ये बेसिक से महात्मा गांधी के आंदोलन थे। इन आंदोलनों के बारे में आपको याद रखना होगा। कई बार क्या होता है आपको कोई भी 4 आंदोलन के नाम उल्लेख करेगा और कहेगा इन आंदोलनों को इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए यानी कौन सी घटना कब हुई थी और इन घटनाओं को साथ ही आपको अरेंज करना होगा। जैसे खेड़ा सत्याग्रह लिख दिया या आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लिख दिया या सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख देगा और आपको भारत छोड़ो आंदोलन और कहेगा इन घटनाओं को अरेंज करिए। साथ ही अगर आपको इनके सेशन याद है तो आपको बहुत आसान तरीके से अरेंज कर सकते हो। ज्यादा इनके सेशन ही पूछेगा या इनको अरेंज करने के बारे में पूछेगा। अब इन आंदोलनों के नाम तो मिलिए इन आंदोलन को एक एक करके समझना होगा कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो क्या था चंपारण सत्याग्रह? इसका परिणाम क्या निकला हमारे सामने आया। 1918 के अंदर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। तो वो क्या था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब दी थी? तो वो सारी बातें इन आंदोलनों को हम पढ़ेंगे तो एक साथ में कवर करेंगे। तो एक बार सारी करेंगे यहाँ तक की बात है और फिर हम सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह करना शुरू करेंगे। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से पढ़ते हो लोग है ना, बहुत आगे जाओगे। चलिए बात करेंगे अब आपके महत्वपूर्ण आंदोलन की और इसमें सबसे पहला जो हमें आंदोलन होगा वो है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो हमने बात करनी है यहाँ पे इसके बारे में 1917 की चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करनी है। सही चंपारण है कहाँ पे और ये एक्चुअली था क्या? तो साथियों चंपारण जो है वो बिहार के अंदर पड़ने वाला क्षेत्र है और इसी बिहार के क्षेत्र के अंदर जो है क्या हुआ करती थी? सर 3 कटिया पत्ती हुआ करती थी। 3 कटिया पत्ती का मतलब था यानी 3/20 भाग और इस 3/20 भाग के आपको कौन सी खेती करनी थी? सर यहाँ पे लोगों को नील की खेती करनी पड़ती थी। और दोस्तों नील की खेती यहाँ पे करते थे तो नील का जो पौधा था इस पौधे की जो जड़ हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा गहरी हुआ करती थी। जब जड़ गहरी हुआ करती थी जमीन के अंदर जितने भी मिनरल्स हुआ करते थे जितने भी खनिज थे जितने भी पोषक तत्व हुआ करते थे इन सारे पोषक तत्वों को खींच लिया करते थे। और दोस्तों लगातार 2 से 3 साल यहाँ पर नील की खेती जमीन पर की तो जमीन जो है धीरे धीरे बंजर होने शुरू हो जाती थी और यही सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने थी। लेकिन जो अंग्रेज थे वो इनके साथ जबरदस्ती करके खेती करते थे और इन्होंने यहाँ पर 3 कटिया पत्ती लागू कर दी। याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? सर एक तो नील की खेती और दूसरा कटिया पत्ती। और दोस्तों 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और भारत में ये पहला सत्याग्रह था। याद रखेंगे भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। वैसे याद रखेंगे भारत में महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह है ये माना जाता है। जब महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत करी दोस्तों याद रखेंगे इसके अंदर महात्मा गांधी की लोगों ने सहायता भी की थी और सहायता करने वाले लोगों की मैं बात करता हूँ उसमें एक नाम आता है CF एंड्रूज का। याद रखेंगे महात्मा गांधी की मदद करने वाले व्यक्ति थे इसमें सबसे बड़ा नाम आता है CF एंड्रूज का। दूसरा नाम आता है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। तो ये वो लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की सहायता करी थी। और दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पे काम क्या होगा? तो सर महात्मा गांधी की सदस्यता वाले महात्मा गांधी की सदस्यता वाले एक आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की सदस्यता वाले एक आयोग का गठन किया गया। दूसरा यहाँ पे याद रखना होगा इस आंदोलन के सफल होने पर या इस सत्याग्रह के सफल होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। तो जो हमने प्रमुख उपाधियां पढ़ी थी उसके अंदर हमने बात की थी कि इन्हें महात्मा की उपाधि बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो कब दी थी? 1917 में। कौन से आंदोलन के बाद? चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी किया गया था और दोस्तों पता बताइए चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था एन जी रंगा ने। तो एन जी रंगा नाम के ये व्यक्ति थे और इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सबसे पहली बार दोस्तों विरोध किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। तो भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा? तो वो यही था।
तो ये बेसिक बातें कर सकते हैं, आप लोगों के बारे में याद रखेंगे। तो ये सबसे पहला इनका 17 सत्याग्रह था, उसमें 12 सत्याग्रह सक्सेस हुआ, इसीलिए इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा गया? तो सर इन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपाधि देने का काम किया। वैसे आज की क्लास में हमने महात्मा गांधी के एक अध्याय को कवर किया, बाकी दूसरा अध्याय जितने भी इनके मूवमेंट है, जितने भी इनके आंदोलन है, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और अगली क्लास में हमारा गांधी इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है, कोई डाउट है, वैसे आप लोग पूछने का काम करेंगे फटाफट से। इसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर दोस्तों फटाफट पूछिए, गांधी जी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे आप। डाउट बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अच्छे से नोट्स बनाएं, बार-बार इन्हें रिवाइज करते रहें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।